पहले सुसाइड का केस, फिर उसके बाद अननेचुरल डेथ का केस, फिर उसके बाद महज 12 घंटे में प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट करा देना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कहां कहां राज्य सरकार, ममता सरकार वेस्ट बंगाल की इस घटना में चूकी है, और ये भी आपको बताऊंगी आखिर वो कौन लोग हैं जो मणिपुर की घटना पर मुखर तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं, हाइंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मुखर तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं जहां पे इतना जघन्य अपराध हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि निर्भया के बाद ये तीसरा केस है जो इतनी बर्बरता के साथ किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और मैं कुछ तथ्य भी आप लोगों के सामने रखूंगी जिससे मैं ये साबित करूंगी कि आखिर कैसे वेस्ट बंगाल की जो सरकार है अपनी सरकार की छवि सुधारने के लिए, अपनी सरकार और अपने लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल ना उठे इसलिए कैसे आरोपी का बचाने का प्रयास कर रही थी तब तक जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया था तब तक। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, उस लड़की के साथ जो बर्बरता की गई वो बड़ी दर्दनाक थी। आप इस लेवल से समझिए कि उस बच्ची का जब गला दबाया गया तो गले के पास की हड्डी तक उसकी टूट गई थी। पेल्विक बोन्स जो होती हैं, जो पैर के पास की जो बोन्स होती हैं, वो भी टूट गई थी। इतना जघन्य, इतना ज़्यादा दर्दनाक अपराध किया गया कोलकाता आरजे कर मेडिकल कॉलेज के अंदर। 36 घंटे की उस लड़की की वहाँ पर ड्यूटी लगी थी, जिसके बाद वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई। उसके बाद उसके साथ ये घटना घटी। उसके बाद वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या दायित्व बनता था, आप मुझे बताइए। वो जो कॉलेज है वो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ के प्रिंसिपल का ये दायित्व बनता था कि वो खुद मुखर तरीके से बाहर आते और बाहर आके बच्ची के परिवार के साथ खड़े होते, आरोपी के खिलाफ खड़े होते, अपने हॉस्पिटल में जो लापरवाहियाँ उनके हॉस्पिटल में चल रही हैं उसका वो लोगों के सामने आके, उसके लिए वो लोगों के सामने आकर के क्षमा मांगते। लेकिन उन्होंने क्या किया और राज्य सरकार ने क्या किया, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। संदीप घोष उनका नाम है, जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना दुख जताया, फिर उसके तुरंत बाद 12 घंटे के भीतर उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जिसका नाम है कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ का उनको दोबारा प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो ये लापरवाही और इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? राज्य सरकार ने तो इनको दूसरे मेडिकल कॉलेज का तुरंत 12 घंटे के भीतर प्रिंसिपल अपॉइंट करा दिया। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से की गई इस कार्रवाई पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको न्याय सबके लिए बराबर रखना चाहिए। आप कैसे किसी को 12 घंटे के भीतर दूसरा कॉलेज अपॉइंट कर सकते हैं? फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल को उस कॉलेज से भी हटाया और उसके बाद उनको कहा कि आप घर पर जाके आराम कीजिए और ये तय कीजिए कि गलती आपके तरफ से क्यों हुई, इतनी बड़ी लापरवाही आपके कॉलेज में क्यों हुई। ये हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, 3 घंटे तक उस बच्ची का बलात्कार करने के बाद, मर्डर करने के बाद 3 घंटे तक उसके परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया गया। उसको सेमिनार हॉल के बाहर खड़ा किया गया, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा किया गया 3 घंटे तक। सोचिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वेस्ट बंगाल में किस तरीके की है। हम लॉ एंड ऑर्डर यूपी में भी देखते हैं। मैं अभी हाल फिलहाल में मोहित और किशोरी का केस कवर करके आ रही हूँ अयोध्या से। मैंने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मुस्तकबिल किया जाता है किसी भी प्रदेश के अंदर। अपराधी में भी डर हो, जो कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस उनके अंदर भी डर हो कि भैया अगर हमने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो शायद बुलडोज़र हमारे यहाँ भी आ सकता है, शायद कोई एसआईटी की टीम हमारे ऊपर भी गठित हो सकती है। ये यूपी के अंदर लोगों के अंदर डर है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, अपराधी खुलेआम घूम रहा था, उसको उसके ईयरबड से पहचाना गया, उसने फिर जाके सरेंडर किया और अब वो
मौत की भीख मांग रहा है, कह रहा है मुझे फांसी दे दो। लेकिन इस पूरी घटना में एसआईटी गठित कर दी गई है, सीबीआई को ये केस दे दिया गया है, क्योंकि लड़की की जो 31 साल की डॉक्टर ट्रेनी थी, उनके परिवार ने ये कहा कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से उनका पूरा का पूरे जांच की प्रक्रिया थी, हमें उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें कोई ऐसी बॉडी चाहिए जो निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करे और हमारी बच्ची को न्याय मिले। ये डॉक्टर ट्रेनी के घर वालों ने कहा है हाई कोर्ट के अंदर, जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को और उनके लॉ एंड ऑर्डर को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको अपने स्टेट में लड़कियों की सुरक्षा करनी चाहिए। अब मैं आती हूँ उन लोगों के ऊपर जो लोग मणिपुर की घटना पे बहुत मुखर तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं। महिला सांसद, चाहे जया बच्चन हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे आपकी महुआ मोइत्रा हो, इस सब की सब महिला सांसद बहुत मुखर तरीके से हमने मणिपुर के मुद्दे पर इनकी आवाज़ को सुना। लेकिन इस घटना में केवल मैं कुछ महिला सांसदों को, कुछ लोगों को ट्विटर तक सीमित देख रही हूँ, क्योंकि ट्विटर जो है वो जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जो आम लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो सब्जी बेचते हैं, वो लोग ट्विटर नहीं चलाते। तो इस वजह से उन लोगों ने सिर्फ ट्विटर तक सीमित अपने आप को रखने का सोचा और यूट्यूब और मुखर तरीके से इस मुद्दे के ऊपर कोई बयान नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जो खुद मणिपुर पहुंच गए थे इलेक्शन के समय पर उसको मुद्दा बनाने के लिए, हालांकि मणिपुर की घटनाएं दुख देने वाली हैं। जो वीडियो 2 बेटियों की वायरल हुई थी जिसमें वो उनको निर्वस्त्र करा करके पूरे गांव में घुमाया जा रहा था, वो 2 समुदायों की लड़ाई थी। यहाँ पर किसी समुदाय की लड़ाई नहीं है। एक बच्ची अपना 36 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद सेमिनार हॉल में सिर्फ आराम करने गई थी। यहाँ पर राहुल गांधी जी का ट्विटर पर भी कोई बयान नहीं है, कोई बयान नहीं है। वो लगातार हिंडनबर्ग की रिसर्च पर अपने आप को मुखर तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन इस बच्ची की घटना पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अगर आप इंडिया अलायंस के मुखिया हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था कि आप अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से और स्ट्रांग बनाएंगी। और अब मैं केजरीवाल जी की अगर आप लोगों को बात बताऊं तो केजरीवाल जी का जब मैंने ट्विटर हैंडल सर्च किया तो उसमें जो लेटेस्ट फीड आई वो उनकी पत्नी का भाषण देते हुए हरियाणा में आया, जिसमें वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। निर्भया केस में केजरीवाल जी भी खूब बोलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उस समय कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इस बार जब इस बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा, लेकिन उस समय केजरीवाल के ट्विटर हैंडल पर, हालांकि वो खुद वो जेल में हैं, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल जो भी चला रहा है, उनको ये तो सुध है कि उनकी पत्नी का जो हरियाणा में विधानसभा इलेक्शंस की जो तैयारी कर रही हैं उनका वो तुरंत पोस्ट करें, लेकिन इस बच्ची के लिए एक पोस्ट केजरीवाल जी की तरफ से नहीं आया है। और अब मैं आती हूँ, क्योंकि एक लाइन से सबके बारे में बोलना ज़रूरी है, और अब मैं आती हूँ उन पत्रकारों के ऊपर जो पत्रकार जब हाथरस में घटना घटती है तो वहाँ पर पानी का बोतल लेकर के बैठ गए थे, धरना दे दिया था उन्होंने कि जब तक इस गुड़िया को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कोलकाता आपकी टीम क्यों नहीं पहुँचती? चलिए, कोलकाता जाने में तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे आप डिजिटल मीडिया पर, जहाँ पे आप अपना वीडियो पोस्ट करते हैं, जहाँ पर हर मुद्दे पे आप सवाल उठाते हैं, वहाँ पे आपने अपना एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं कोलकाता जो वेस्ट बंगाल सरकार है उसके ऊपर आपने प्रेशर क्रिएट किया? आपने क्यों नहीं वेस्ट बंगाल के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है आपने उसको क्यों नहीं अपने प्लेटफॉर्म पर डाला? ये सवाल आज जनता आपसे पूछ रही है, क्योंकि आप लोग अपने आप को कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और हम निष्पक्षता से इस बात को मुखर तरीके से रखते हैं। और अब मैं आपको एक और एंगल बताती हूँ इस केस के अंदर। चूँकि ये डॉक्टर थी लड़की और ये प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर थी,
तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मुहिम देखा, मर्डर के बाद, उनके रेप के बाद हमने बहुत बड़ा मुहिम देखा। मेरी भी दोस्त लेडी हार्डिंग में प्रैक्टिस करती है, उसके कॉलेज में भी मुहिम हमने देखा। लड़कियों ने बाहर निकल के जो है उस बच्ची के साथ वो खड़ी हुई। चाहे दिल्ली की बात कर लूँ, बेंगलोर की बात कर लूँ, चाहे मैं कोलकाता की बात कर लूँ, चाहे मैं बिहार की बात कर लूँ, हर जगह से मुझे प्रोटेस्ट देखने को मिला, क्योंकि ये लोगों के नज़र में मुद्दा आया, लोगों ने इस मुद्दे को सामने से देखा। लेकिन सोचिए, अगर ये किसी दूर दराज गांव की लड़की होती, जिसकी उम्र छोटी होती, जो गरीब परिवार की होती, और किसी ने उसका इस तरीके से बलात्कार किया होता, तो क्या ये मुद्दा हम सबके बीच आता? नहीं आता। क्योंकि हमने देखा कि कैसे वेस्ट बंगाल की पुलिस ने पहले इस मुद्दे को दबाने के बारे में सोचा। हमने ये भी देखा कि वहाँ के प्रिंसिपल ने रिजाइन दिया, उसके 12 घंटे बाद प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में अपॉइंट बतौर प्रिंसिपल किया गया। हाई कोर्ट को बीच में इंटरवीन किया गया, क्योंकि लड़की के माँ बाप पढ़े लिखे थे। उन्होंने PIL कोर्ट में दाखिल की और उन्होंने मांग करी कि हमें कोई दूसरी बॉडी चाहिए जांच पड़ताल करने के लिए, हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करते। इस वजह से ये मामला हमने देखा कितना तूल पकड़ा, और अभी CBI इसकी जांच कर रही है, SIT की टीम गठित हो गई है। लेकिन अगर ये किसी दूर दराज के गांव का केस होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता। आप सोचिए कि पोस्ट इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुआ था, उसमें जिन बेटियों के साथ, जिन महिलाओं के साथ, जिन माता, जिन बहनों के साथ बुरा किया गया था, क्या उनको आज तक न्याय मिला? क्या नहीं मिला। आप इस केस के जरिए ये पता कर सकते हैं कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। मैं यूपी की तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी मोइद और किशोरी का केस कवर करके आ रही हूँ अयोध्या में। मैंने देखा कि मोइद के ऊपर किस तरीके से, चाहे बुलडोज़र कह लीजिए, चाहे उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर लीजिए, पुलिस ने बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती है। और जिन्होंने बरती थी, राज्य सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया था। उस इलाके की सारी पुलिस को, उस थाने की सारी पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ हमें कुछ ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वो अपना इमेज सुधारना चाहती हैं। ममता बनर्जी तो 33% ज़्यादा महिला सांसदों को टिकट देती हैं अपने राज्य में। आज उन्हीं के राज्य की महिला राजधानी के अंदर ऐसा केस हुआ है और उनकी पुलिस ने इसको दबाने का प्रयास किया। अगर हाईकोर्ट बीच में नहीं आती, अगर ये प्रभावशाली फैमिली नहीं होती, पढ़ी लिखी फैमिली नहीं होती, तो शायद आज ये केस रद्दी के माफिक कहीं दबा होता। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करूँगी कि आप लोग निष्पक्षता से, जिसको भी सुनते हो, निष्पक्षता से सुनिए और देखिए कि वो किस मुद्दे पर कितना बोलते हुए नजर आते हैं। उनकी हर बात में कहीं पॉलिटिक्स और कहीं फंडिंग तो नज़र नहीं आती। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।